दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला था इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। दूसरा था चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद ये लागू हो जाती है। और तीसरा कथन था इसका उद्देश्य सत्ताधारी दलों को चुनावों में अनावश्यक लाभ प्राप्त करने से रोकना है। दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3, तीनों ही कथन जो हैं सही हैं। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के लिए राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। ये निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की देखरेख और संचालन करने की शक्ति देती है। इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है, इसलिए कथन एक सही है। ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से चुनाव परिणाम तक लागू रहती है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्यों में सत्ताधारी दल अनुचित बढ़त हासिल करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करें, इसलिए कथन 3 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, विवाद से विश्वास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2 है इसका उद्देश्य कोविड-19 अवधि के लिए एमएसएमईज को राहत देना है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है? या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज को कोविड-19 अवधि हेतु राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है, इसलिए कथन 1 सही है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसके तहत मंत्रालयों को रिफंड, प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए नुकसान पर राहत प्रदान करने के लिए कहा गया है, इसलिए कथन 2 सही है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब पेज विकसित किया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किस मंत्रालय या संस्थान की पहल है? आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत बच्चों और माताओं के पोषण संबंधी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की नए सिरे से कल्पना की जाएगी और उन्हें पुनर्गठित किया जाएगा। ये योजना पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत शुरू की जाएगी। बता दें कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान की घोषणा पिछले साल महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर्स ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 वर्षों में लगभग 1/4 नौकरियों यानी 23% नौकरियों के बदलने की उम्मीद है। बता दें कि द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। विश्व आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक औसत 23% की तुलना में भारत में 22% बदलाव होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा उद्योग में नौकरियों में लगभग 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे व्यावसायिक शिक्षा शिक्षकों और विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा शिक्षकों के लिए 3 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित होंगी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है गिग वर्कर शब्द का उपयोग पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर के श्रमिकों के लिए किया जाता है। कथन 2 है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग वर्कर्स को श्रम कानूनों के दायरे में लाता है।
उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में जोमेटो के स्वामित्व वाले ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंटों की हड़ताल ने एक बार फिर से देश में गिग इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सामने ला दिया है। बता दें कि गिग इकोनॉमी एक श्रम बाजार है जो पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों की बजाय फ्रीलांसरों को प्रमुखता देता है। गिग वर्कर्स पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर के श्रमिकों को संदर्भित करते हैं, इसलिए कथन एक सही है। गिग वर्कर्स के दो समूह होते हैं, पहला है प्लेटफॉर्म वर्कर्स और दूसरा है नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करने के लिए श्रम पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 पर कोड पेश किया। इसने पहली बार गिग श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे में रखा, इसलिए कथन दो सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अरोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये आमतौर पर अलास्का, नॉर्वे और अन्य हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर देखे जाते हैं। कथन दो है, इसे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में भारत में पहली बार अरोरा यानी ध्रुवीय ज्योतिपुंज रिकॉर्ड किए गए हैं। इन्हें लद्दाख के लेह के पास लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला ने रिकॉर्ड किया। यह पहली बार था जब भारत में अरोरा को कैमरे में कैद किया गया। ये पृथ्वी पर अत्यधिक सौर सक्रियता और इससे पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफान आने के कारण बने हैं। बता दें कि अरोरा आमतौर पर अलास्का, नॉर्वे और अन्य देशों के कुछ हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर देखे जाते हैं, इसलिए कथन एक सही है। उत्तरी गोलार्ध में इस घटना को नॉर्दर्न लाइट्स अरोरा बोरेलिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसे सदर्न लाइट्स अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, इसलिए कथन दो भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है S&P ग्लोबल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फॉरेस्टर रिसर्च या फिर मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, S&P ग्लोबल। हाल ही में S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज द्वारा पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जारी किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत की सेवा फर्मों के लिए अप्रैल माह लगभग 13 वर्षों में सबसे अच्छा महीना था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में 2010 के मध्य के बाद सबसे तेज विस्तार हुआ है और यह लगातार 21वां महीना है जब सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ है। बताते चलें कि पीएमआई का 50 से ऊपर रहना आर्थिक गतिविधियों में विस्तार का संकेत देता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, S&P ग्लोबल। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा हिजोल क्या है? आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन क्षेत्र में उगाया जाने वाला वृक्ष, ऊपरी हिमालय में उगाई जाने वाली जड़ी बूटी या फिर एक पक्षी रोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन क्षेत्र में उगाया जाने वाला वृक्ष। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक भारत और बांग्लादेश में हिजोल के लिए उपयुक्त आवास वर्षा और तापमान में परिवर्तन के कारण लगभग 50% तक कम हो सकते हैं। आपको बता दें कि हिजोल का वैज्ञानिक नाम बेरिंगटनिया एकाटांगुला है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन में बाढ़ के मैदानों के अनुकूल सदाबहार पेड़ है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे पारंपरिक रूप से पारिवारिक और सामुदायिक वन के रूप में प्रबंधित किया जाता रहा है। इसकी शाखाओं का उपयोग मत्स्य पालन में किया जाता है, क्योंकि शाखाओं का नेटवर्क शिकारियों द्वारा खतरे के दौरान मछलियों के लिए छिपने की जगह प्रदान करता है। यह पेड़ नदी के किनारों पर, मीठे पानी के दलदलों, लेगून के किनारों और मौसमी रूप से बाढ़ वाले तराई के मैदानों में उगता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन क्षेत्र में उगाया जाने वाला वृक्ष। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसकी स्थापना 1997 में यूनेस्को द्वारा कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो की स्मृति में की गई थी। दूसरा कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में निलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगेस मोहम्मदी को 2023 के यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। बता दें कि यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार हर साल किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों
संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा या प्रचार में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ये पुरस्कार की स्थापना 1997 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो की स्मृति में की गई थी, इसलिए कथन एक सही है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर वार्षिक वैश्विक पुरस्कार समारोह होता है जिसमें विजेता को $25,000 का मौद्रिक पुरस्कार मिलता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह केवल पर्यावरण और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए एक निवेश साधन है। कथन 2 है, इसे पहली बार 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा जारी किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है? या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RECL ने गिफ्ट IFSC स्टॉक एक्सचेंजों में 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अपने ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किए। गौरतलब है कि ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय साधन है। ये बॉन्ड विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं हेतु धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं, इसलिए कथन एक सही है। पहला ग्रीन बॉन्ड 2007 में यूरोपीय संघ की उधार देने वाली शाखा यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा जारी किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। ये ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण की रोकथाम, स्थायी कृषि, मत्स्य और वानिकी, जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, स्वच्छ परिवहन, स्वच्छ जल और स्थायी जल प्रबंधन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। प्रसिद्ध लोक नृत्य रासलीला भारत में किस समुदाय या जनजाति द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेइती, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी डोंगरिया, या फिर ऑप्शन डी कोंद चंकमा। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।